दोस्तों, आज हम कहानी देख रहे हैं अमृतसर आ गया। वह कहानी भीष्म साहनी की है। इस कहानी के मुख्य पात्र जो है वह मैं जो है इस कहानी का मुख्य पात्र है। उसके बाद है सरदार जो पात्र है वह हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है। उसके बाद जो है वह तीन पठान जो है यह मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र है। देखते हैं यह कहानी अमृतसर आ गया भीष्म साहनी की। और गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के हिस्से सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहे थे। डिब्बे में तीन पठान व्यापारी भी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुँह सिर ढांपे बैठी थी और वे देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे। संभव है दो एक और मुसाफिर भी रहे हो, पर वे स्पष्ट मुझे याद नहीं है। यानी पहले परिच्छेद में देखते हैं कि वहाँ डिब्बे में बैठकर रेलगाड़ी में या ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं और जाते समय जो सरदार जी यानी लाम यानी जो कैंप होता है सैनिकों का, उसमें थे। यानी वह सैनिक थे और वह उस लड़ाई में शामिल हुए थे बर्मा की, और वह लड़ाई का किस्सा सुना रहे थे लेखक को। और किस्सा सुनाते सुनाते वहाँ जो बीच में जो ब्रिटिश सैनिक थे, गोरे यानी ब्रिटिश अंग्रेज सैनिक थे, उनकी मजाक उड़ाते थे और वह हंसते थे। इसके साथ ही डिब्बे में जो पठान भी थे, तीन पठान थे। उसमें से एक ने हरे रंग का पोशाक पहना था और जो ऊपर वाले सीट पर बर्थ यानी सीट पर लेटा हुआ था। और वह जो लेखक की सीट है उसके आजू बाजू में एक दुबला व्यक्ति बैठा था, बाबू। और वह जो हंसमुख व्यक्ति है वह उसका मजाक उड़ा रहा था या मजाक कर रहा था। और जो दुबला बाबू है वह पेशावर लगता था, और क्योंकि वह बीच में आपस में उनके लहजे में बात करता था। और इतना ही नहीं, वह कहते हैं कि लेखक उनके सामने वाली सीट पर दाईं ओर के सीट में एक कोने में एक वृद्ध महिला बैठी थी और वो बड़ी देर से माला जप रही थी। इसके साथ ही और भी कुछ लोग होंगे, कुछ अन्य एक दो लोग मुसाफिर होंगे सफ़र करने वाले, लेकिन लेखक को अभी वह याद नहीं आ रहे हैं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे। और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की लहरियाँ उठ रही थी और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। यानी गाड़ी धीमे रफ्तार से चल रही थी और बैठे बैठे जो मुसाफिर है, यात्री है, वह आपस में कुछ बातें कर रहे थे या कुछ किस्से सुना रहे थे, एक दूसरे का हालचाल बता रहे थे या अन्य कुछ बोलचाल चल रही थी। तो इतने में बाहर जो गेहूं के खेत है, गेहूं के खेत में गेहूं की जो बालियां है, वह बालियां हवा के साथ लहरा रही है और वह देखने में मन को लुभा रही थी, ऐसा लेखक कह रहे हैं। और वह लेखक खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि दिल्ली में जब वहाँ स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाया जा रहा था, लेखक वहाँ स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने जा रहे थे। उन दिनों के बारे में
सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झूठपुरे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झूठ-फूटे में बीता जान पड़ता है। जो भविष्य पे पट खुलते जाते हैं, यह झूठ-फूटा और भी गहराता चला जाता है। यानी वह दिन थे, उस दिन में लेखक सोचते हैं कि वे दिन भी क्या थे। जब हम बीती बातें सोचने लगते हैं तो उसके ख्यालों में डूबे जाते हैं और भविष्य में कुछ नहीं है। और यदि भविष्य में यदि सोचते हैं तो जब आपकी जो वर्तमान की जो स्थिति है वह हम भूल जाते हैं। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी। यानी उन्हीं दिनों में, यानी वह स्वतंत्रता भारत जब 1947 के आसपास लिखी हुई यह कहानी है, यह घटना बता रहे हैं। उन दिनों जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था, तब पाकिस्तान एक अलग देश होगा ऐसा ऐलान किया गया था और कहा गया था। तब कुछ लोग एक अलग अलग उनके हिसाब से लोग भविष्य के नियोजन कर रहे थे। या रूपरेखा कैसी होगी, पाकिस्तान के लोगों का भविष्य कैसा होगा या भारत के लोगों का भविष्य कैसा होगा, इस पर लोग अलग अलग योजनाएं बना रहे थे या जीवन की रूपरेखा बना रहे थे या बता रहे थे। पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहिब मुंबई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बच जाएंगे। यानी ऐसे ही कोई संकुचित विचार सरणी के लोगों में बातें चल रही थी। तो वह जो सरदार जी है, वह सरदार बार बार लेखक को एक ही सवाल पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने के बाद, पाकिस्तान देश स्थापित हो जाने के बाद जो जिन्ना है, पाकिस्तान का लीडर या नेता है, वह बम्बई में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा, ऐसा वह लेखक को सवाल पूछ रहा था। और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे। बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। यानी वहाँ लेखक बार बार वहाँ सरदार भी एक ही प्रश्न पूछ रहा है, जिन्ना जो है पाकिस्तान का, वह बम्बई में रहेगा या पाकिस्तान में। और लेखक कहता है कि बम्बई में ही रहेंगे, पाकिस्तान में कभी कभार आते जाएंगे, या कुछ काम हो तो पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ का काम हो तो बम्बई में आएंगे, ऐसा वह बोल रहे हैं। और मेरा हर बार यही जवाब होता कि बम्बई क्यों वहाँ छोड़ेंगे, पाकिस्तान और मुंबई में आते जाते रहेंगे। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। यानी जो लाहौर और गुरदासपुर जो है, इन शहरों के बारे में भी चर्चाएं हो रही थी कि लाहौर किस तरफ जाएगा, गुरदासपुर किस तरफ जाएगा। इनके बारे में भी लोग अनुमान लगा रहे थे कि कोई कह रहा है कि लाहौर भारत में आएगा, कोई कह रहा है गुरदासपुर पाकिस्तान में जाएगा। ऐसा ही चर्चा चल रही थी। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। यानी ऐसी ही चर्चा चल रही थी, तो कोई अंतर कोई नहीं था बातों में। यानी जो बातें करने का विषय था, तो विषय वही था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। यानी कुछ लोग घर छोड़कर जा रहे हैं या कोई घर लौटकर आ रहे हैं। चलने वालों को भी पता नहीं है, सफ़र करने वालों को भी पता नहीं है कि अगला पल किस प्रकार का है, अगला समय आने वाला खतरे का है या अच्छाई का है, यह किसी को पता नहीं। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और यौम-ए-आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश
देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे रही थी। यानी एक तरफ हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है, एक तरफ पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया है और जगह जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं। लोग धर्मों के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं, मज़हब पे नाम पर लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान में मुस्लिम रहेंगे तो भारत में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें भारत से निकाले जा रहा है। पाकिस्तान में जो हिंदू बसे हुए हैं उनके वहाँ के जो मुसलमान लोग हैं उनको भारत भेज रहे हैं। ऐसा ही चल रहा है और एक तरफ ऐसे दंगे फसादों का मौसम है और एक तरफ जो है वहाँ आज़ादी की सुनहरी धूल उड़ी जा रही है। यानी आज हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है, इस बात की खुशी भी एक तरफ मनाई जा रही है। और वह भावी यानी आने वाले समय में रिश्ते किस प्रकार के होंगे, परिवार किस प्रकार का होगा, जीवन शैली किस प्रकार की होगी, इसकी भी चर्चा हो रही थी। शायद जहलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उनमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। यानी जो जहलम एक शहर एक स्थान का नाम है और वहाँ स्टेशन भी चुका था जहलम नाम का। और जो ऊपर वाली बर्थ पर जो पठान बैठा था, हसमुख था जो वहाँ बैठा था, वहाँ जो साथ में लाया हुआ मांस है, पका हुआ मांस और नान की रोटी के टुकड़े अपने अन्य दो साथियों को खाने के लिए, भोजन करने के लिए दे रहा था। फिर वहाँ हंसी मजाक के बीच में मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा था। काले बाबू ताकत आएगी, आप जैसा हो जाएगा, बीवी भी तेरे साथ खुश रहेगी। काले दाल कोर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। यानी जो ऊपर के हसमुख जो मजाक किए स्वभाव का व्यक्ति था पठान, वह उस दुबले व्यक्ति को भी जो नान की रोटी है, वह नान की रोटी और मांस का टुकड़ा मांस दे रहा है कि उसे कहता है उनकी भाषा में कि काले बेटा तू, यानी तू ये खा ले मांस और रोटी, तुझ में ताकत आएगी, तेरी बीवी भी तुझसे खुश हो जाएगी। इस प्रकार का मजाक कर रहे हैं। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। यानी उस जो बाबू है उस बाबू ने कुछ जवाब दिया। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, यानी जो बाबू है दुबला, उसने कुछ जवाब दिया और मुस्कुराता रहा और सिर को नीचा कर हिलाता रहा। इतने में जो दूसरा पठान है उसने हंसकर कहा, ओ जालिम, अरे हमारे हाथ से नहीं लेता ये तो, अरे जालिम हमारे हाथ से नहीं लेता, ये तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम, बकरे का गोश्त ये और किसी चीज़ का नहीं है। यानी वह कहता है, दूसरा जो पठान है हंसकर कहता है, तू हमारे हाथ से तो नहीं लेना चाहता, लेकिन तू खुद के हाथों से ले। ये बकरे का गोश्त है, यानी बकरे का मांस है और एक रोटी है, तू ये ले तेरे हाथ से, और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला। अभी जो ऊपर बैठा है वहाँ पठान भी थोड़ा खुशी से यानी चहक कर बोला, ओ खंजीर के तुम, इधर तुम्हें कौन देखता, ये आम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा, तू हमारे साथ बोटी तोड़, आम तेरे साथ दाल पिएगा। यानी वहाँ कहता है सफ़र चल रहा है, ऊपर बैठा हुआ सरदार का पहले से ही पठान का जो स्वभाव है वहाँ पहले से ही हंसमुख है, दिलदार है, और वहाँ बोलता है कि ये कोई खंजर नहीं है या कोई हथियार नहीं है,
तू हमारे साथ हमारा गोश्त खा और मैं तुम्हारे साथ यानी हम तुम्हारे साथ तुम्हारी दाल खाएंगे या दाल पिएंगे, यानी जो भी खाने का सामान है वह हम मिल बांट कर खाएंगे, ऐसा वह कह रहा है। इस पर कह कहा ऊँट पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में भी कह देता, ओ कितना बुरा बात ये हम खाता ए और तू हमारा मुँह देखता। ये सभी पठान मगन थे। यानी जो दुबला व्यक्ति है वह हंसता और सिर हिलाता और वह कहता है जो भी वह तुम्हारा जो खाना है वह तुम खाओ, ऐसा वह कहता है। यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं। स्थूल काय सरदार जी बोले और बोलते ही खी खी करने लगे। यानी इतने में सरदार जी कुछ बोलते हैं और वह हंसने लगते हैं खी खी करके। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोल कर खाने लगे गए हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खीखी करने लगे। यानी जो सरदार जी है वहाँ सोए हुए हैं एक सीट पर और सोने के बाद उसकी जो तोंद है वह तोंद नीचे ऐसी लटक रही है और वहाँ सरदार जी जो ऊपर बैठे हुए पठान से कह रहे हैं कि ये बाबू है, यह बाबू तुम्हारे हाथ से नहीं लेंगे क्योंकि तुम अभी सोकर उठे हो और खाने लगे हो, क्योंकि तुमने हाथ नहीं धोए हैं इसलिए यह नहीं लेंगे। और वह लेखक की तरफ देखकर वह एक आँखों से इशारा करते हैं और कुछ मजाकिया शैली में बोल रहे हैं। मांस नहीं खाता ए बाबू तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो, इधर क्या करता, ये फिर कह कहाँ उठा। यानी तू मांस नहीं खाता, तू गोश्त नहीं खाता तो इस डब्बे में क्यों बैठे हो, किसी अन्य डब्बे में जाओ और बैठो, ऐसा कहता है। डब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफ़र शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकल्लुफ़ी आ गई थी। यानी जो यह पुराने सफ़र यानी जहाँ से लेखक बैठे थे वहाँ से वहाँ यही इनके साथ बैठे थे। अन्य जो मुसाफिर थे वहाँ स्टेशन आते ही चढ़ते थे उतरते थे, यानी नए पुराने वहाँ चढ़ते उतरते थे, लेकिन इनके साथ यहाँ ही जो थे वहाँ ही पुराने सफ़र में थे, यात्री थे। जो इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम किस्सा खाने की बातें करेंगे। यानी वह कहता है कि तुम हमारे साथ आकर बैठो, कुछ हम किस्सा खाने की बातें करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है, किसी ने पूछा। यानी इतने में तभी गाड़ी एक स्टेशन पर रुक जाती है और वहाँ से बड़ी एक भीड़ आती है मुसाफिरों की, और वह भीड़ आती है और आने के बाद तभी कोई पूछता है कि यह कौन सा स्टेशन है, तो वजीराबाद है, शायद मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। तो लेखक ने ही बाहर की ओर देखकर कहा कि वजीराबाद नामक स्टेशन है। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। तभी वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। यानी गाड़ी छूटने ही वाली थी, तभी एक छोटी सी घटना हो जाती है कि एक जो आदमी है वह उतरकर पानी ले रहा है पीने के लिए, और वह पानी लेने के लिए नल पर उतरता है और लोटे में पानी भरना लगता है। तब भी गाड़ी छूटने की संकेत होता है, तो वह डिब्बे की ओर यानी जो बोगी है उसकी ओर लौट कर आता है।
छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया। नल पर खड़े और लोग भी 3-4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे। इस तरह यानी जो गाड़ी छूटने के बाद यह तो भागा पानी भरने वाला, उसके साथ जो अन्य लोग पानी लेने के लिए आए थे वहाँ भी भागते हुए अपने अपनी जगह की तरफ भाग कर गए। घबराकर भागते लोगों को मैं देख चुका था, यानी जो घबराहट के मारे भाग रहे थे, गाड़ी छूट रही है और हमारी गाड़ी छूट जाएगी, इस भय से वह भाग रहे थे, यह लेखक ने देखा था। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया था, मगर डिब्बे के अंदर अभी हंसी मजाक चल रही थी। यानी वह स्टेशन बीत चुका है, फिर भी वह बाहर की जो घटना हो गई है वह बीत चुकी है, लेकिन वहाँ डिब्बे के अंदर लेखक जहाँ बैठे थे वहीं पर पहले जैसा ही हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। जो दुबला व्यक्ति था वह बैठकर कहता है कि कोई ना कोई बाहर या यहाँ आसपास गड़बड़ दिख रही है, ऐसा उस बाबू लेखक को कहता है। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण वाली छोटी सी तब्दील को भी भांप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। यानी लेखक ने इससे पहले ही लेखक ने दंगे फसाद देखे थे, तो वो लेखक देखते ही उसको भा गया था। यानी लेखक को पता चला था कि वह यहाँ दंगा होने वाला है, हमला होने वाला है। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर न खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। यानी जो दरवाज़ा जो था वहाँ प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई न चढ़कर उनके विरुद्ध साइड से चढ़ने लगा, और कोई जो यात्री है वह अंदर आने की कोशिश कर रहा था। कहाँ घुसा आ रहा है, नहीं है जगह, बोल दिया। जगह नहीं है, किसी ने कहा। यानी जो अंदर आ रहा है उसको किसी ने कहा कि कहाँ तू घुसा आ रहा है, यहाँ तो जगह नहीं है, बंद करो जी दरवाज़ा। यूँ ही मुँह उठाए घुसे आते हैं, आवाज़ें आ रही थी। यानी जो आवाज़ें आ रही थी वहाँ कह रहे थे कि बंद करो दरवाज़ा, यूँ ही मुँह उठाकर चले आते हैं। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उनका विरोध करते रहते थे। यानी कोई मुसाफिर यानी यात्री जो है वह आने की कोशिश करता है या आने के लिए आवाज़ देता है, तो अंदर बैठे जो अंदर के जो यात्री है वह यात्री उनको विरोध करते हैं, आने नहीं देते। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर जा आए तो विरोध खत्म हो जाता है और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है। यानी यदि कोई विरोध करने के बाद भी डिब्बे में घुसकर चला आता है, फिर आने के बाद सारा विरोध उसका खत्म हो जाता है और वह बैठकर उस डिब्बे में शामिल हो जाता है। डिब्बे में जो माहौल चल रहा है बातचीतों का, उसमें वह पुराना हो जाता है। और अगले स्टेशन पर वहीं सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों में चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ। घुस आते हैं। यानी वही जो नया मुसाफिर है वह आकर डिब्बे में पुराना हो जाता है और अगला स्टेशन आने पर वही चिल्लाता है कि नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, ऐसा कह के। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचले कपड़ों और लटकती मूँछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। यानी तभी दरवाजे पर शोर हो रहा है, अंदर के यात्री उसे आने नहीं दे रहे हैं और बाहर के यात्री आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तभी एक मैले कपड़े वाला आदमी और लंबी मूँछों वाला आदमी अंदर आ जाता है, आता हुआ लेखक को दिखाई देता है। चिकट मैले कपड़े, ज़रूर कहीं हलवाई की दुकान करता होगा। वह लोगों की शिकायतों
और ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घुसकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर सटीक घसीटने लगा। यानी जो आवाज़ दे रहे हैं लोग आने नहीं दे रहे, इनकी तरफ ध्यान न देकर आपका जो संदूक था उसके पास काले रंग का वह संदूक घसीटते हुए वैसे ही अंदर वह घुस आता है। आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, वह अपने पीछे किसी से कह जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16-17 बरस की सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कुल्लों के बल उठकर बैठना पड़ा। यानी लोग आ रहे थे और जो व्यक्ति है वह व्यक्ति देखने में संदूक लेकर आ रहा है घसीटते हुए, और वह उसके पीछे वाले लोगों से ही कह रहा है कि तुम भी आ जाओ। तब वहाँ एक उनके पीछे 16-17 बरस की एक सावले रंग की लड़की आ जाती है। तब आने के बाद सरदार जी जो सोए हुए थे वहाँ उठकर उनको बैठना पड़ता है। बंद करो जी दरवाज़ा, बिना पूछे चढ़ आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। यानी वह कोई कह रहा है कि मत आने दो, बंद करो दरवाज़ा, मत किसी को आने दो, इसके बाप का घर नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। और बाहर से लोग भी चिल्ला रहे हैं आने के लिए। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था और उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लग कर खड़े थे। यानी वहाँ जो व्यक्ति था वह व्यक्ति अपना सामान जो है वह घसीटते हुए लेके आ रहा था, और उसकी जो पत्नी एवं बेटी है वह उसी दरवाजे के पास खड़े थे। और कोई डिब्बा नहीं मिला, औरत जात को भी यहाँ उठा लाया है। यानी वह जो अन्य लोग हैं, यात्री है, वह कह रहे हैं कि अन्य किसी डिब्बे में इसको जगह नहीं मिली, और महिलाओं को भी यानी औरतों को भी वह यहाँ लाया है। वह आदमी पसीने से तर था और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंधी की पाटियाँ अंदर खींचने लगा। यानी वह कुछ न बोल रहा था, वह अपना सामान लेकर जा रहा था और वह पसीने से तरबदर हो चुका था, पसीने से भीग चुका था। तभी वह अपना जो सामान है वह घसीटता रस्सी से बंधा हुआ ले जा रहा था। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटकटी नहीं हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ, इधर से देखता नहीं, ये इधर जगह नहीं है। यानी वह कहता है मेरे पास टिकट है, मैं बेटिकट नहीं हूँ, यानी मैं बिना टिकट का नहीं हूँ। तो वह यह सुनकर सभी लोग चुप हो गए। तभी जो ऊपर पठान बैठा था वह पठान जोर से बोलता है कि दिखता नहीं है तुम्हें, यहाँ जगह नहीं है। और पठान ने आओ देखा न ताओ आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर के लात जमा दी, पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वही हाय हाय करती बैठ गई। यानी जो ऊपर का यह जो दृश्य है, यह दृश्य खुद की आंखों में महसूस करते हुए या देखते हुए यह कहानी का अध्ययन कीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। यानी एक तुरंत हमारे दिमाग में रहता है। जो पठान ऐसे बोलते बोलते उस मुसाफिर को लात मारता है और वह लात उसको न लगकर उसके पत्नी को लगती है और वह हाय हाय करते हुए नीचे बैठ जाती है। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पाटियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियाँ आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चूक गई। यानी वो सामान संदूक था वह घसीटते हुए ले आ रहा था, इसके साथ भी जो अन्य सामान की गठरियाँ है वह भी ला रहा था। और इसके बाद जो पठान की जो सहन शक्ति है वह चुकी थी, वह सहन शक्ति के बाहर हो चुका था और वो गुस्से से कह रहा है, निकलो, इसे कौन है ये? वहाँ चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने जो नीचे की सीट पर बैठा था उस आदमी का संदूक दरवाजे से नीचे धकेल दिया।
जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। यानी जो दूसरा जो पठान है वह पठान उसका सामान नीचे फेंक देता है और वह लाल कपड़े वाला कुली खड़ा वहां दिखता है। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठो बुढ़िया कहलाए जा रही थी, ये नेक बख्तो बैठने दो, आ जा बेटी तू मेरे पास आ जा, जैसे तैसे सफ़र काट लेंगे, छोड़ो बे जालिमो बैठने दो। यानी वह कोई जो अन्य सफ़र करने वाले यात्री है वह कह रहे हैं कि इसकी पत्नी को चोट लगी है, वह कह रहे हैं कि बैठ जाओ, कुछ ही पल का समय है, ऐसा वह समझा रहे थे। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। यानी कुछ थोड़ा ही सामान अंदर आया है और वह बाकी का सामान नीचे ही रहा है और गाड़ी चल पड़ी या छूट पड़ी। छूट गया सामान, छूट गया। वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया। यानी वह आदमी चिल्लाकर बोला, छूट गया मेरा सामान, रह गया मेरा सामान, ऐसा कहकर वह चिल्लाया। पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी। यानी सामान छूट गया यह सुनकर जो दरवाजे के पास खड़ी जो लड़की थी वह लड़की कांप कर चिल्ला रही थी कि सामान छूट गया, उतरो नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ा कर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियाँ और गठरियाँ बाहर फेंक दरवाजे का डंडहारा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और फिर उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। यानी जो ऊपर लाया है सामान वह नीचे फेंकता है और फिर हड़बड़ाकर वह नीचे उतरता है। उसके पीछे उसकी लड़की भी उतरती है और फिर जो चोट लगी है उसके पत्नी को वो भी आप खुद को संभालते हुए उतरती है। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है, बुढ़िया ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमो तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया है। यानी जो पत्नी है उसकी वह कह रही है कि तुम्हारे अंदर का जो डर है, इंसान है, वह मर चुका है। तुमने बेरहमी से हमको धक्के मारकर उतारा है, हमारा सामान फेंक दिया है, ऐसा वह चिल्ला रही है या गालियाँ दे रही है, गुस्से में बोल रही है। गाड़ी सूने प्लेटफॉर्म को लांग आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। यानी वह गाड़ी छूट गई है, स्टेशन के बाहर आ चुकी है। उसकी जो पठान का रुबाब देखकर सभी लोग चुप हो गए हैं, लेकिन उसके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं है। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरी बाजू पर हाथ रख कर कहा, आग है देखो, आग है देखो, आग लगी है। यानी जो दुबला बाबू है वह कहता है आग है देखो। यानी जो वातावरण है वह उसको देखकर लेखक के कंधे पर हाथ रखकर कहता है आग है देखो, आग लगी है। यानी यह आग है, यह माहौल कैसा है देखो। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे छूट गया था। तभी शहर की ओर से उठते धुएं के बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नज़र आने लगे। यानी जो गाड़ी स्टेशन से बाहर आई, शहर छूट गया है और जो दंगे हो रहे हैं उस दंगों में कहीं आग लगी है और उस शहर से आग के धुएं उठ रहे हैं और वहाँ लपलपाती आग इनके नज़र आ रही है। दंगा हुआ है, स्टेशन पर भी लोग भाग रहे थे, कहीं दंगा हुआ है। यानी लोग वहाँ दंगा हुआ है यह सुनकर भाग रहे थे, भाग दौड़ मच गई थी। शहर में आग लगी थी। बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। यानी वहाँ आग लगी है यह देखकर, दंगा हो रहा है यह देखकर, सुनने के बाद जो भी मुसाफिर है, जो भी यात्री है, वह खिड़कियों या दरवाजे से झांक कर आग को देखने लग गए थे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने का
पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। यानी गाड़ी शहर के बाहर आ गई है, शहर पीछे छूट गया है। और वहाँ लेखक देखता है कि जो दुबला व्यक्ति है, उसका चेहरा पीला पड़ गया है और उसके शरीर पर एक मुर्दे की तरह एक पसीने की परत जमी है। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आपस बैठे लोगों का जायज़ा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने 2 साथियों पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यानी वहाँ जो सरदार यात्री है वह लेखक की सीट पर बैठ गया है और नीचे का जो पठान है अपने 2 साथियों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर जाकर बैठ गया है। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया, लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज़्यादा खुली ज़्यादा शंकित सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही थी। यानी जो इनके डिब्बे में जो लोग थे, वहाँ लोग एक आंखें खुलकर उस दृश्य, आग लगने का दृश्य या शहर में दंगों का दृश्य देखकर सभी तरफ एक माहौल हड़बड़ी मची और सभी शांत बैठ गए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। ऊपर बैठे वाले पठान जो है वह पठान नीचे की ओर चुपचाप देख रहे हैं और अन्य जो यात्री है वह भी चुपचाप बैठे हुए हैं। ऐसा माहौल लगभग सभी ट्रेन में, सभी रेलगाड़ी में छा गया था। कौन सा स्टेशन था? यह डिब्बे में किसी ने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया। यानी किसी ने पूछा कि स्टेशन कौन सा था, वजीराबाद वह उत्तर दिया। किसी ने कहा। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज़्यादा गहरी हो गई। एक पठान ने अपनी बास्केट की जेब में से नस्वार की डिब्बियाँ निकाली और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। यानी वह सुनकर सभी जो यात्री है उन यात्री चुप ही रहे। जो पठान थे उस पठान ने उसके साथ जो बैग था, सामान था, उस सामान में जो नस्वार यानी जैसे नाक से जो ओढ़ते हैं वह ओढ़ने लगा था नाक से। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिब्बियाँ निकालकर नस्वार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माला जपे जा रही थी। यानी जो वह पठान थे, वहाँ सभी पठान, तीनों पठान भी जो अपनी अपनी नस्वार चढ़ाने लगे, ऐसे नाक से वो अंदर ओढ़ने लगे थे श्वास के जरिए। और वह जो बूढ़ी महिला थी वह अपने आप ने ही वह माला जपी जा रही थी। किसी वक्त उसके बुदबुदाते ओंठ नज़र आते लगता उनमें से कोई खोखली सी आवाज़ निकल रही है। यानी जो बुढ़िया है, वह वृद्ध महिला है, वह माला जप रही है और वह जपते जपते कुछ आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी आ रही है उसके ओठों से। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहाँ भी सन्नाटा था, कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिश्ती पीठ पर पानी की मशकल लादे प्लेटफॉर्म लांघ कर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लेकिन अगले स्टेशन आया और स्टेशन पर तब कोई नहीं था, पंछी तक नहीं था, सिर्फ एक भिश्ती था। वह प्लेटफॉर्म पर मशक में पानी भरकर लाया था और वो मुसाफिरों को पानी पिला रहा था। लो पियो पानी, पियो पानी। वह लो पियो पानी ऐसा कहते हुए औरतों के डिब्बे में से औरतें और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आए थे। यानी पानी पीने के लिए जो महिलाओं का डिब्बा था, बोगी थी, उनमें से अनेक बच्चे और महिलाओं के हाथ बाहर निकल रहे थे पानी के लिए। बहुत मार काट हुई है, बहुत लोग मरे हैं। लगता था वह इस मार काट में अकेला पुण्य कमाने चला आया है। यानी बहुत सारा दंगा हुआ है, बहुत सारा दंगा फसद हुई है, बहुत मारपीट हो चुकी है, बहुत से लोग मर चुके हैं। इसी बीच में वह एक अकेला व्यक्ति ही जो भिश्ती था, वह एक पुण्य का काम कर रहा है या पानी दे रहा है। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पलके चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के
पल्ले चढ़ाने की आवाज़ आने लगी। यानी गाड़ी निकली है और निकलने के बाद जो गाड़ी का चक्के है उस चक्के की आवाज़ और खिड़कियाँ चढ़ाने की आवाज़, लगाने की आवाज़ भी आ रही है। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा और 2 सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। यानी जो दुबला व्यक्ति है वह उठकर नीचे वो खाली जगह पर जाकर लेट गया है और जो पठान है, पठान फिर से उसकी मजाक करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मर्द है कि औरत? ये सीट पर से उठकर नीचे लेटता है। यानी जो पठान है मजाक करते हुए कहता है कि तू मर्द है या स्त्री है, तू सीट से उतर कर नीचे जाकर लेट गया है। सीट पर से उठकर नीचे लेटा, तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। यानी वह पठान है, पठान कहता है कि तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। यानी वह ऐसे ही मजाक कर रहा था पठान और तब वह कुछ पुश्तो में कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। यानी वह कहता है, वह दुबला बाबू, कि तुम चुपचाप लेटे रहो, कहता है। तो अन्य जो मुसाफिर है वह एक तनावग्रस्त स्थिति में बैठे थे। ऐसे आदमी को आम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। यानी वह कहता है पठान, वह कहता है कि ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देंगे। वो बाबू अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाजा डिब्बे में बैठो। यानी वह कहता है कि अगले डिब्बे में उतर जाओ और जनाजा डिब्बे में जाकर बैठो। मगर बाबू की हजीर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकला कर चुप हो रहा, पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। यानी वह ऐसा मजाक कर रहा है, उसके कंठ सूख रहे हैं। कुछ बोले तो वह कंठ सूख रहे हैं, कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं सकता है। और वह उठकर कुछ देर बाद वह अपने सीट पर जाकर बैठता है और जो कपड़ों में लगी धूल झाड़ने लगता है। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। यानी वो इस भय से वो जाकर वहाँ नीचे लेट गया था कि वह खिड़की से बाहर से कोई पत्थर फेंकेगा, कोई गोलियां चलेगी, ऐसे भय से वह वहाँ पर जाकर लेटा था। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़-धड़ा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे। यानी किसी ने एक खिड़की खोली तो सभी खिड़कियां खोलकर बंद कर रहे थे। बोझिल और अनिश्चित से वातावरण में सफ़र कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित जो के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती तो कभी एक दूसरे की ओर देखने लगते। यानी इस प्रकार गाड़ी चल रही है और रात भी हो चुकी है। उसी प्रकार दिन में जिस प्रकार लोग बैठे थे, यात्री बैठे थे, उसी प्रकार रात में भी यात्री बैठे हैं। कभी गाड़ी तेज़ गति से चलती तो कभी धीमी गति से, कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो उठता। केवल पठान निश्चित बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला नहीं था। यानी पठान जो थे वह मजाक तो कर रहे थे लेकिन उनके साथ कोई बातचीत करने वाला नहीं था या उनके मुंह कोई लगने वाला नहीं था। इसलिए पठान भी अब शांत हो चुके थे। सारा डिब्बा शांत था। सभी ओर एक सन्नाटा छाया हुआ था। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुँह सिर लपेटे
टांगे सीट पर चढ़ाए बैठा सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने आधलेटे की कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्बीह निकाल ली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। तो वह गाड़ी चल रही है। जो महिला थी वह अपना सिर ढककर सीट पर पैर रखकर सो गई है, और जो ऊपर वाला पठान है वह भी आधलेट जो उसके कुर्ते से जेब में से काले मनकों को निकालकर वह भी धीरे धीरे हाथ से चलाने लगा है। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी। यानी जो उतने में लेखक जो है बाहर की खिड़की की तरफ झांक कर देखते हैं, तभी आकाश में एक चांद निकल कर आया है और उस चांदनी की रोशनी में बाहर का जो शहर है वह नज़ारा रहस्यमयी दिख रहा है। किसी किसी वक्त दूर दूर किसी और आग के छोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंगाईती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। इसी प्रकार जो है उसी अंधेरी रात में चांद के उजाले में कोई शहर चल रहा है, उसका ललपता दिख रहा है, आग उठती धुआं उठता दिख रहा है, और वह गाड़ी चल जाती, कभी धीमी चलती कभी तेज़ रफ्तार से चलती है। ऐसा ही क्रम चलता रहा है। तो इसी वीडियो में कहानी यहाँ तक। इसके आगे की कहानी हम अगले भाग में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले भाग को या ऐसे ही पूरा सिलेबस या पाठ्यक्रम निःशुल्क लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।